हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एंड आज का टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स इक्विलिब्रियम। तो एक कंज्यूमर के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर्स डिफरेंट डिफरेंट गुड्स में से कैसे चूज करता है किसी एक गुड को, और उसका बिहेवियर क्या रहता है अराउंड डिफरेंट डिफरेंट गुड्स। प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो क्या भी इम्पैक्ट आएगा उसका, एंड एक्सेट्रा ऑल थिंग्स विल बी covering in this chapter. Okay, so let's start this with a consumer typically consumes many goods. For simplicity the theory assumes only two goods. So सबसे पहले ये बता दिया गया है कि इस चैप्टर में हम जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर only two goods will be available. First is banana जो कि डिनोट होगा x1 से, और दूसरा होगा मैंगो जो कि डिनोट होगा x2 से. A consumer bundle is a combination of quantities of these goods denoted by x1 x2. तो जब भी लिखा हो आपका 5 10, so 5 is the quantity of bananas and 10 is the quantity of mangoes. 5 bananas and 10 mangoes. This simplification helps visualize concept using 2D graph. तो इसकी वजह से हम एक 2D ग्राफ बनाएंगे और उसके ऊपर इजीली समझ पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है वो है आपका यूटिलिटी का. सो व्हाट इज यूटिलिटी? इट मीन्स उपयोगिता. किसी वस्तु की उपयोगिता क्या है, इसको जब भी अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे इसका एनालिसिस कर सकते हैं. यूटिलिटी इज द सेटिस्फेक्शन. व्हाट इज इट? इट इज द सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स. यानी कि जब भी आप किसी गुड का कंजप्शन करते हो तो उससे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है उसी को यूटिलिटी कहा जाता है. अब ये दो टाइप की होती है, एक होती है सब्जेक्टिव, एक होती है वेरिएबल. सब्जेक्टिव मीन्स ये हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होगी, और वेरिएबल मीन्स यानी कि ये टाइम और प्लेस के साथ में चेंज हो सकती है. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अ चॉकलेट लवर गेट्स मोर यूटिलिटी फ्रॉम चॉकलेट देन समवन हु डिसलाइक इट्स. ठीक है, तो एक पर्सन ऐसा जिसको चॉकलेट पसंद है, उसको चॉकलेट की कंजप्शन पे ज़्यादा यूटिलिटी रिसीव होगी इन कंपेरिजन टू द अनदर पर्सन हु डज नॉट लाइक चॉकलेट मच. आगे है, अ हीटर प्रोवाइड्स मोर यूटिलिटी इन लद्दाख ड्यूरिंग विंटर देन इन चेन्नई इन समर. यानी कि एक पर्सन है जिसको हीटर से यूटिलिटी लद्दाख में ज़्यादा मिलेगी और विंटर के दौरान ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज हीटर वर्क्स वेल, और इसकी नीड ही हमें ठंड के टाइम पे होती है, ठंड के मौसम में या फिर हम ठंडी जगह पे रहते हो, जबकि चेन्नई में इसकी ज़रूरत नहीं होगी. फिर आगे है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. यहाँ पर दो टाइप की यूटिलिटी एनालिसिस होगा. फर्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. इट इज़ योर फर्स्ट टाइप ऑफ utility analysis. This approach assumes utility is measurable in numeric terms. यानी कि इस अप्रोच में हम यही पढ़ेंगे कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन नंबर्स. सो सबसे पहले आ जाता है आपका टोटल यूटिलिटी, इन शॉर्ट फॉर्म TU. टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गुड. TU इंक्रीजेज एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम. जैसे जैसे आप ज़्यादा अपना कंजप्शन बढ़ाओगे, आपकी टोटल यूटिलिटी विल बी बढ़ती जाएगी. ठीक है, अगला कंसेप्ट है अपना मार्जिनल यूटिलिटी का, MU. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? ये होती है आपकी एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन. जब आप एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करते हो, एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट. इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, MUN इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द n माइनस 1th यूनिट. ठीक है, if 4 banana gives 28 utilities and 5 give 30s, the MU of the fifth banana will be 30 minus 20, which will be 2. So basically MU is the increase or the changes in the TU. Okay, changes in TU, it is the simplest form you can remember by. Okay, आगे लिखा है, एक टेबल के एग्जांपल से दिया हुआ है. जैसे आप जब एक यूनिट का कंजप्शन करते हो तो आपको 12 यूनिट की टोटल यूटिलिटी. जब आपने 2 कर ली तो 18 हो गई, जब 3 करी तो 22, 4 पे 24 और 5 पे 24 और 6 पे 22. यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब आपने चौथी यूनिट कंजप्शन करा तो 24 यूटिलिटी मिली.
जब 5 ही करा तो भी चॉइस है, यानी यूटिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, यहाँ पर यूटिलिटी इज स्टिल। देन 6th यूनिट पे आपकी टोटल यूटिलिटी गिर गई, 24 से 22 आ गई। तो जब भी हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर डिफरेंस लेके चलेंगे, किसका, टोटल यूटिलिटी का। तो सबसे पहले 12 का 12 आ गया, फिर 12 और 18 का है 6, फिर 18 और 22 का है 4, 22 से 24 कितना इंक्रीज हुआ 2, 24 से 24 कितना इंक्रीज हुआ 0, 24 से 22 गिर गया कितना -2। तो यहाँ पर ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे इंक्रीज होगी। अब इसी टेबल को जब हम एक 2D डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो हमारे पास में इस तरह का रिजल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दी है और वाई एक्सिस पे यूटिलिटी दी है। एज कंजप्शन इंक्रीजेस MU फोर्स। अब आपको पता है कि जो MU है वो टोटल यूटिलिटी में ही जो चेंजेस हो रहा है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल यूटिलिटी हमने देखा था कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर 4th यूनिट और 5th यूनिट के बीच में बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज हुआ, 24 पे स्टिक था। आफ्टर दैट ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो जब तक ये बढ़ रहा है तब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ रहा है टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, गिर रही है। सॉरी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है बट गिरती हुई दर से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब टोटल यूटिलिटी आपकी स्टिल हो गई तब ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी माइनस में हो गई। TU राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन में डिक्लाइन। अगला है MU बिकम्स 0 व्हेन TU इज मैक्सिमम। जब TU मैक्सिमम है और आगे नहीं बढ़ रहा है तब आपका MU 0 हो गया। आफ्टर दैट MU बिकम्स नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपका TU गिरने लग गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब कार्डिनल यूटिलिटी का उपयोग करके अगर हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो आपका कैसे बनेगा, डिराइविंग डिमांड कर्व यूजिंग कार्डिनल यूटिलिटी। डिमांड, व्हाट इज डिमांड? इट इज द क्वांटिटी अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइसेस एंड इनकम। यानी कि किसी भी कीमत के ऊपर एक पर्सन, एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी किसी भी गुड की बाय करने को रेडी है उसी को डिमांड बोलेंगे। और डिमांड कर्व क्या होगा आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व शोइंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, इसमें यहाँ पर हम लिख देंगे क्वांटिटी डिमांडेड 0 और इधर आ जाएगा आपका प्राइस। ओके, इसके ऊपर आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इस टाइप का। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस में इनवर्स रिलेशन, लाइक दिस। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो, लेट से यहाँ तक आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने क्वांटिटी बढ़ाई और यहाँ पर उसके लिए हमें प्राइस कम करनी पड़ी। तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन को ये शो करता है। एक्सप्लेनेशन, as MU of additional unit falls, the consumer is only willing to buy more at a lower price. Hence, demand curve slopes downward, which is your low of demand. Low of demand क्या बोलता है कि आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, इसे ही लो ऑफ डिमांड कहा जाता है। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड घटेगी और अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस घटेगी। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ योर एनालिसिस इज योर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये एनालिसिस क्या मानता है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स बट बंडल्स कैन बी रैंक्ड। यहाँ पर हम है ना इसको मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में, बट हम इनको रैंक कर सकते हैं। किसके थ्रू? इनडिफरेंस कर्व के थ्रू। ठीक है, तो इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? अ कर्व शोइंग डिफरेंट बंडल्स गिविंग इक्वल सेटिस्फेक्शन। यानी कि ऐसे कुछ बंडल्स जिस पे हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही हो उसे हम क्या बोलेंगे? इनडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग दीज बंडल, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कौन सा बंडल मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको कुछ बंडल दिए हुए एग्जाम्पल टिप। कॉम्बिनेशन मीन्स बंडल, बंडल ए, बंडल बी, बंडल सी, बंडल डी। उसको बंडल ए में 1 बनाना और 15 मैंगो मिल रहे, और वही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है बंडल सी में, जहाँ पर उसको 3 बनाना
और 10 मैंगो मिल रहे हैं, तो दोनों पर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, और इसी को क्या बोला गया आपका, इंडिफरेंट कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये ए बी सी एंड डी, इन चारों के चारों पॉइंट पर किसी भी कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, स्मॉल कंसेप्ट, व्हाट इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है, इट इज अ रेट एट विच कंज्यूमर गिव्स अप वन गुड टू गेन मोर ऑफ अनदर वाइल रिमेनिंग ऑन द सेम इंडिफरेंट कर्व, यानी कि उसी सेम इंडिफरेंट कर्व पे बने रहते हुए जब वो एक एडिशनल गुड को प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए जो दूसरे गुड को त्याग करता है, उसी ही एमआरएस कहा जाता है। जैसे बंडल ए पे उसे एक बनाना और 15 मैंगोज मिल रहे थे, अब उसकी इच्छा है कि वो एक और एडिशनल बनाना यूज करे, तो उसके लिए उसने कितने मैंगोज का त्याग किया, तो वो है 3, तो आपका जो एमआरएस आ जाएगा वो 3:1 आ जाएगा। देन अगेन एक और उसने बनाना रिसीव करना था, तो 2 से 3 पे जाना था, तो उसके लिए उसने वापस से कितने मैंगोज का त्याग किया, 2 का, तो आपका कितना आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है, इसे ही एमआरएस कहा जाता है। अगला कंसेप्ट है अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, इट इज द सेम, एमआरएस डिक्रीजेस एज मोर ऑफ वन गुड इज कंज्यूम्ड। फिर है आपका शेप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, इंडिफरेंट कर्व की प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज और शेप क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इंडिफरेंट कर्व के बारे में पता होना चाहिए, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, सबसे पहले ये नीचे की ओर झुका हुआ होता है, टू गेट मोर बनानास गिव अप सम मैंगोस। दूसरा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि ये इसका ओरिजिन है, इसके प्रति ये कॉन्वेक्स रहता है, ओके, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। फिर है आपका हायर आईसी इज इक्वल टू हायर यूटिलिटी, यानी कि ये आपका फर्स्ट है IC1, सेकेंड है IC2, थर्ड इज योर IC3। तो हायर लेवल का जो इंडिफरेंट कर्व है वो आपको हायर यूटिलिटी देगा। वाई? बिकॉज इफ वी टुक दिस बंडल, इन दिस बंडल दिस इज द क्वांटिटी ऑफ बनानास एंड दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, और अगर हम सेम इसी रेशियो के अंदर ये वाला जब इंडिफरेंट कर्व लेते तो इसके ऊपर बनानास की क्वांटिटी ये है और मैंगोज की क्वांटिटी ये है, तो इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर आपको हायर इंडिफरेंट कर्व हायर यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो इंडिफरेंट कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। फिर है आपका अगला परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट्स मीन्स 5 rupees note and 5 rupees coin, they are perfect substitutes of each other। तो IC कैसी बनेगी आपकी, एक स्ट्रेट लाइन में बनेगी, और कॉम्प्लीमेंट गुड होंगे जब परफेक्टली, जैसे शूज एंड सॉक्स, तो IC कर्व L शेप्ड बनेगा आपका। ठीक है, आगे आता है आपका द कंज्यूमर्स बजट। कंज्यूमर्स बजट यानी कि कंज्यूमर के बजट के बारे में जानते हैं, एक कंज्यूमर का बजट क्या होता है और उस बजट के अकॉर्डिंग वो अपनी चॉइसेस को कैसे डिटरमाइन करता है। ठीक, अ कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड इनकम एंड फेसेस मार्केट प्राइजेस। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, इसका मतलब ये है कि किसी पर्सन का अगर 100 रुपीज़ का बजट है तो वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा बाय नहीं कर सकता। यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं है कि वो उधार लेके करेगा, ठीक है, नो डेट इज अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ वो 100 रुपये ही स्पेंड कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन P1x1 प्लस P2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू M। दिस इज योर इक्वेशन फॉर बजट कंस्ट्रेंट। और बजट सेट, ठीक है, इट रिप्रेजेंट ऑल द बंडल्स अफोर्डेबल विथ इनकम M। सो इनकम को M से दर्शाया गया है, M इज योर इनकम।
P1 is your price 1, X1 is your quantity of good one, P2 is your price 2, and X2 is your quantity 2. ओके, तो इसके अंदर जितने भी बंडल्स हैं, जितने भी बजट सेट्स है, ये वाले जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये सारे के सारे इस बजट रेखा के अंदर की तरफ है। तो ये वाले सारे के सारे जो बंडल्स हैं, ये जब भी एक पर्सन, एक कंज्यूमर बाय करेगा तो उसकी कुछ इनकम बच जाएगी। लेकिन वो सारे बंडल्स जो इस बजट सेट के ऊपर, बजट लाइन के ऊपर है, अगर वो सारे के सारे बंडल्स वो बाय करेगा तो उसकी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड हो जाएगी। लेकिन ये बंडल्स जो इस बजट रेखा के आउटर साइड में है, राइट साइड में है, इनको कोई भी कंज्यूमर बाय नहीं कर पाएगा, बिकॉज देट दीज बंडल्स आर नॉट विद इन हिज इनकम। ओके, और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये है आपकी P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। ये है आपकी बजट लाइन, बजट रेखा की जो इक्वेशन है वो ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर बनानाज है और यहाँ पर मैंगोज है। मैं बता देता हूँ कैसे। इस साइड जब हम जाते जाएंगे तो हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं बनानास की, और जब हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो हम क्वांटिटीज बढ़ा रहे हैं मैंगो की, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना M/P1, अगर एक पर्सन अपनी सारी की सारी इनकम बनानास के ऊपर स्पेंड कर दे तो वो कितने मैक्सिमम क्वांटिटी खरीद पाएगा बनाने की, वो ये वाला पॉइंट। ओके, अगर कोई पर्सन अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम और सारी की सारी इनकम मैंगोज पे स्पेंड कर दे तो वो मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी खरीद पाएगा, दिस पॉइंट। जब इन दोनों पॉइंट को मिलाया जाता है तो जो आपकी लाइन निकल के आती है उसे कहा जाता है बजट लाइन, ठीक है। फिर है आपका बजट लाइन की इक्वेशन जो मैंने आपको अभी बताई थी, ये वाली। फिर है आपका लाइन शोइंग मैक्सिमम अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन एंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज -P1/P2। एग्जाम्पल है M20 P1 5 and 2 5। तो अफोर्डेबल बंडल हो जाएंगे 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0। ओके, इससे ज्यादा वो नहीं खरीद सकता बिकॉज ऑफ हिज बजट कंस्ट्रेंट। नाउ क्या हो कि अगर बजट लाइन में शिफ्ट हो जाए, या तो उसकी इनकम बढ़ेगी या उसकी इनकम कम होगी, या फिर उसकी किसी एक गुड की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो उसकी बजट लाइन के अंदर चेंजेस आएगा। सबसे पहले जब हम देखते हैं इनकम चेंज के कारण, मान लो कि उसकी इनकम बढ़ गई तो पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। जब भी उसकी इनकम बढ़ी तो वो मोर क्वांटिटीज ऑफ बोथ गुड्स ही कैन बाय नाउ, सो इसकी वजह से ये आउटर शिफ्ट हो जाएगा। और जब भी उसकी इनकम डिक्रीज हुई तो ये इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं प्राइस का। मान लो कि उसकी प्राइस ऑफ गुड वन राइजेस। अब मान लो कि पहली जो वस्तु है यानी कि बनाना, उसकी प्राइस बढ़ गई, तो जब बनाना की कीमत बढ़ जाएगी तो वो बनाना की क्वांटिटी कम खरीद पाएगा। तो इसकी वजह से जब भी प्राइस बढ़ेगी, P1 की प्राइस इंक्रीज होगी, तो ये वाला डायग्राम बनेगा जो ये तो क्या है, मैंगोज की मैक्सिमम क्वांटिटी। तो मैंगोज की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपका पॉइंट वही है। पहले वो इतनी क्वांटिटी खरीद पाता था बनानास की, बट बनानास की प्राइस बढ़ गई जिसकी वजह से वो कम क्वांटिटी खरीद पा रहा है, कितनी, इतनी। तो इसकी वजह से ये वाला शिफ्ट आपके आएगा, ठीक है। तो जब भी कीमत प्रथम वस्तु की इंक्रीज होती है तो आपका ये इनवर्ड शिफ्ट होता है, और आउटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस ऑफ P1 डिक्रीजेस, ये जब घटेगी तब वो अब और ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर पाएगा, तो ये आउटर शिफ्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर है ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। अ रेशनल कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन विद इन देयर बजट। कंडीशन फॉर ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर उसको बेस्ट और उस बेस्ट
ऑप्शन मिल रहा है और वो संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी चॉइस है, तो कंडीशन कौन सी है, बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, यानी कि यहाँ पर आपको 3 इंडिफरेंस कर्व दिए हुए IC1, IC2, IC3। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको इनमें से कौन सा चूज करना चाहिए, तो आप बोलोगे हम सबसे ऊपर वाला IC3 चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि IC3 आपको हाईएस्ट संतुष्टि आपको प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पर सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, बजट लाइन शुड बी टेंजेंट, मीन इट शुड बी टचिंग दिस इंडिफरेंस कर। तो बजट से ज़्यादा तो वो स्पेंड कर नहीं सकता। मान लो इसके ऊपर कोई बंडल है, यहाँ पर संतुष्टि तो उसको सबसे ज़्यादा मिल रही है, लेकिन ये उसकी इनकम के साथ में पॉसिबल नहीं है। और ये वाला जब बंडल वो खरीदेगा तो उसकी कुछ इनकम बच जाएगी। तो आपका ऑप्टिमल चॉइस उसी सिचुएशन पे होगा जब आपकी बजट लाइन टेंजेंट होगी हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व के। तो वो कहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है उसका ऑप्टिमल चॉइस बन जाएगा किसी भी एक कंज्यूमर के लिए, ठीक है। Why not below or above the budget line? Below can afford a better bundle and above not affordable. ऊपर की तरफ जाएगा तो अफोर्डेबल नहीं है और नीचे की तरफ वो इससे अच्छा बंडल अफोर्ड कर सकता है, तो उसे ये नहीं लेना चाहिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिमांड इन डिटेल। ओके, तो डिमांड कर्व, लो ऑफ डिमांड, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज योर लो ऑफ डिमांड। ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। इनकी वजह से ये क्या होता है, नीचे की तरफ घटता हुआ होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था ये, ठीक है। इस तरह से आपका क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज योर प्राइस। सो ये आपका इस तरीके से, क्यों, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगला क्या है आपका, derivation from IC and budget. As price of one good falls, new tendency points show more of it is consumed. Demand curve slopes downward. Normal and inferior. अब आपके आते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स, और उन टाइप्स ऑफ गुड का लो ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व पे क्या इम्पेक्ट आएगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका नॉर्मल गुड, डिमांड इंक्रीजेस विथ इनकम, इन्फीरियर गुड्स डिमांड डिक्रीजेस विथ इनकम। यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप नॉर्मल यानी कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स और ज़्यादा बाय करना पसंद करोगे। बट जब आपकी इनकम घटती है तो इन्फीरियर गुड्स बाय करना, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्फीरियर गुड्स बाय करना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। तो इनकी डिमांड जब डिक्रीज होती है जब भी इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर आपका सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी। जबकि कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ साथ यूज किए जाते हैं, जैसे टी एंड शुगर। ओके, तो सब्सटीट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट गुड जब भी आपकी जैसे मान लो कि ये है टी एंड ये है कॉफी। अगर मैं बोलूँ टी की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई, तो जो टी की क्वांटिटी डिमांडेड थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट नाउ पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग टी, सो व्हाट विल बी दे कंज्यूम, दे विल कंज्यूम कॉफ़ी। सो कॉफ़ी की जो प्राइस है, कॉफ़ी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि टी की प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की क्वांटिटी और डिमांड इंक्रीज हो गई। ओके, सो दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, बट कॉम्प्लीमेंट गुड्स दे हैव द इनवर्स रिलेशन। लाइक अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो लोग टी की डिमांड कम कर देंगे, विच विल अल्टीमेटली लेड टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ शुगर। ओके, फिर है आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व, चेंज इन इनकम
टेस्ट और रिलेटेड प्राइस शिफ्ट द कर्व, उसकी वजह से कर्व में शिफ्ट होता है। राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड दो टाइप से हो सकता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, आउटर और इनवर्ड। इंक्रीज इन इनकम नॉर्मल गुड के केस में फेवरेबल होता है प्रेफरेंस, इसकी वजह से ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है। डिक्रीज इन इनकम इन नॉर्मल गुड्स के केस में अनफेवरेबल होता है, इसकी वजह से ये लेफ्टवर्ड होता है। तो ये है आपका राइटवर्ड शिफ्ट और ये है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट। फिर आता है आपका मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। क्या होता है शिफ्ट और क्या होता है मूवमेंट? शिफ्ट तो आपने अभी देखा ही है, मूवमेंट और देखते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द सेम गुड में जब चेंजेस होता है तभी हो सकता है, ठीक है ना। तो मूवमेंट क्या होगा कि मान लो दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर क्वांटिटी, ठीक है। ये है आपकी Q1 और ये है आपकी P1। अब मान लो कि किसी रीजन के कारण आपकी जो प्राइस है इस गुड की वो कम हो गई, तो प्राइस कम हो जाएगी तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्राइस कम करी जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो ये हो गया आपका Q2 और ये हो गया आपका P2, ठीक है। तो इस टाइप के चेंज को हम बोलेंगे मूवमेंट। उसके अलावा जो इस टाइप के चेंज होते हैं जिसमें एक पूरा का पूरा आपका डिमांड कर्व ही राइट और लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, उसको बोलेंगे शिफ्ट। चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, अदर प्राइजेस, टेस्टेस, उनकी वजह से जो चेंजेस होते हैं वो यहाँ पर आएंगे। नाउ जब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड्स है उनको ऐड कर दो तो आपकी मार्केट डिमांड यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर है आपका एग्जांपल दिया हुआ है जैसे D1P, यानी फर्स्ट जो डिमांड कर रहे हो वो है 10 माइनस पी और सेकेंड है 15 माइनस पी। तो 10 माइनस पी और 15 माइनस पी, तो आपकी जो मार्केट डिमांड आएगी वो आएगी 25 माइनस 2P, ओके, 25 माइनस 2P। और इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो कि यह है आपका डिमांड कर्व 1, यह है आपका डिमांड कर्व 2 और यह है आपका डिमांड कर्व ऑफ मार्केट। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो आपका ये वाला निकल के आ गया, ठीक है। नाउ है आपका अनदर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम ट्राई करते हैं कि इसे एक ही वीडियो में फिनिश कर दें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस चेंजेस। जब भी प्राइस में चेंजेस होते हैं तो क्वांटिटी में तो चेंजेस होंगे, लेकिन कितना होगा वो रिस्पॉन्सिवनेस को जब हम मेजर करते हैं तो उसी को बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज, डेल्टा मीन्स होता है चेंज, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस थी 5 रुपीज़, बढ़कर हो गई 7, तो क्वांटिटी थी 15, अब ये गिरकर हो गई 12, ओके। सो हम जब इनको करेंगे तो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आया है -20% और जो आपकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो है 40% पॉजिटिव। इसका मतलब प्राइस में 40% का चेंजेस हुआ है और उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी में सिर्फ 20% की डिक्रीज हुआ है। तो जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो आएगा आपका 0.5 विच इज इन इलास्टिक। नाउ इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी, व्हाट आर दे? दीज आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि जब भी प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा हो इन कंपैरिजन टू क्वांटिटी, आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो होगी इन इलास्टिक। ये तभी होती है जब आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक से कम हो। ये नेसेसिटी गुड्स के लिए होती है। लग्जरी गुड्स की बात करें तो वहाँ पर आता है इलास्टिक, ये तभी होता है जब आपका एक से ज़्यादा हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ये कब होता है? जब आपकी प्राइस में कम चेंजेस हुआ हो और आपकी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस हुआ, तो ये होता है लग्जरी आइटम्स के लिए। फिर थर्ड आता है आपका यूनिटरी, जब ये इक्वल हो, प्रोपोर्शनल चेंज, ओके। So you can see in this diagram, this is 1
this is greater than 1, this is infinity, this is less than 1 and this is 0. So हमने 3 के बारे में तो पढ़ लिया, 2 के बारे में और पढ़ लेते हैं, what is infinity and what is 0. Okay, along a linear demand curve ED varies at each point. Top is Q is equal to 0 when quantity is 0 but price is increasing. So the elasticity of demand is infinity. At the bottom where price is 0, elasticity of demand is 0. Both these conditions are hypothetical. They do not exist in the real world. But आपको समझाने के लिए मिड पॉइंट आपका 1 होता ही है, ED is equal to 1. ओके तो ये हमने देखा ही था. अब ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ भी है, जो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व्स है उनको हाइपोथेटिकल कंडीशंस बोला जाता है. वर्टिकल परफेक्टली इलास्टिक जब 0 हो और जब इन्फिनिटी हो हॉरिजेंटली उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है. नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को प्रभावित करते हैं. पहला है नेचर ऑफ गुड, किस टाइप का गुड है. अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट, इज इट इजीली अवेलेबल और नॉट. कोई चीज़ अगर आसानी से उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाता है तो लोग उसको प्रेफर करेंगे, है ना. फिर है आपका टाइम, फिर है आपका प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट. तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. आई होप आपको समझ में आएगा. थोड़ा सा लेंदी वीडियो है बट आई होप आपको समझ में आएगा. अगर आप कुछ और जानना चाहते हो, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू.